Hello everyone, welcome to the new show, Center Shala, the monthly market update. I'm Keshav. We have Shaurya, our technical guru, and Aditya from the senior equity desk. In this monthly market update, we will brief you about the past month's market volatility, जो important events हुए हैं, जो market developments हुई हैं, and उसके साथ ही साथ future में क्या insights हैं हमारी, जो possibilities हमें लगती हैं. So October was the worst month for Nifty 50 from the market crash of March 2020. इसमें अक्टूबर में on a month to month basis Nifty 50 fell by almost 6.2%, which was the worst fall. After this, in November, we have remained flattish, and इसके बाद I will give it to Shaurya sir for the technical levels on the Nifty 50. Hello everyone, Namaskar. So as it rightly pointed out by Keshav that yes, Nifty has indeed the worst month October because it has fall for 6.2% on month basis. But इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि निफ्टी इससे पहले इस ड्यूरेशन में कभी 6% से ज़्यादा ना गिरा हो. अगर आप याद करें तो 4 जून को जब लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट्स का डे था, उस दिन इंट्राडे में निफ्टी करीब 10% तक गिर गया था. पर हालांकि वहाँ से रिकवर हुआ, इसलिए मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ये जरूर निफ्टी का वर्स्ट मंथ रहा है आफ्टर 2020 का कोविड क्रैश. बट वैसे इसकी ज़्यादा करेक्शन भी हमने इस बीच में देखे हैं. आइए समझते हैं कैसे निफ्टी 26,300 लेवल्स के ऑल टाइम हाई से, जो कि हमने 27 सितंबर को दर्ज किए, वहाँ से 3,000 पॉइंट की करेक्शन हमने दिखाई निफ्टी पे. जो इवेंट्स की क्रोनोलॉजी और फॉल किस तरह से रहा, आइए समझते हैं. तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि निफ्टी 23 फरवरी 2023 से एक अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल में ट्रेड कर रहा था, जिसकी हायर रेंज को हमने टच किया. उसके बाद लगातार हम 36 सेशंस तक कंटिन्यूसली फॉल करते रहे और 21 नवंबर को हमने 23,300 लेवल के लोज को टच किया. सो इस करेक्शन के जो रीजंस है उस पर आदित्य बहुत और केशव काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे. पहले समझते हैं जब हमने इस ट्रेडिंग चैनल के हाई को टच किया और वहाँ से हम करेक्ट होते हुए 4 नवंबर को, जो कि इस ट्रेडिंग चैनल का लोअर रेंज था, उसे हमने ब्रीच किया. और ये वही तारीख थी जब डोनाल्ड ट्रंप यूएस में सेकेंड टाइम इलेक्ट होके आ रहे थे. उस दिन हमने इस लेवल को ब्रीच किया और ये वो लेवल भी था जो कि 5 अगस्त को येन क्रेड ट्रेड अनवाइंडिंग के दिन जो लेवल्स लो लगाए थे निफ्टी ने, उसको भी हमने ब्रीच किया. Sure sir, for the benefit of the viewers, can you please explain कि येन कैरी ट्रेड होता क्या है? या डेफिनेटली. सो येन कैरी ट्रेड को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो बेसिकली जब इन्वेस्टर्स किसी ऐसी कंट्रीज से पैसा बोरो करता है जहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत कम है और उसे बाकी इमर्जिंग मार्केट्स में लगा के रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करता है, तो उस तरह के ट्रेड्स को येन कैरी ट्रेड कहते हैं. क्योंकि जापान में इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम रहे, बट इस फाइनेंशियल ईयर में बैंक ऑफ जापान ने अपने इंटरेस्ट रेट्स को 2 बार बढ़ाया, जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स में एक हलचल मची और इस दिन पे येन कैरी ट्रेड्स को अनवाइंडिंग अपनी पोजीशंस करनी पड़ी, जिसकी वजह से सभी मेजर मार्केट्स में करेक्शन देखा गया. बहुत मैंने हेज फंड्स की भी न्यूज़ सुनी थी, उनको MTM लॉस भी बहुत ज़्यादा हुआ था. डेफिनेटली. एक्चुअली में ये जो ट्रेड कन्वर्जन था उसका रीजन मेन यही था कि जब आपकी लेवरेज पोजीशन होती है और उस पर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो आपको पोजीशन जो है स्क्वायर ऑफ करनी पड़ती है और उसकी वजह से आपका काफ़ी कैस्केडिंग इफेक्ट रहता है, जिससे फर्दर फॉल बढ़ जाता है. ये ट्रेडिंग चैनल ब्रीच करने के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था वो 23,562 का था, जो कि टेक्निकल लैंग्वेज में 200 डे मूविंग एवरेज है, विच इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टेक्निकल्स. बट हमने वो लेवल भी ब्रीच किया और फाइनली जब कहते हैं कि जब सब कुछ बुरा चल रहा हो तो बहुत बुरी न्यूज आती हैं, और इसी के साथ 21 नवंबर को जब मार्केट ओपन हुए तो एक बार फिर से अदानी ग्रुप स्कर्टनी में आ गया. इस बार यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अदानी ग्रुप के हेड गौतम अदानी और उनके नेफ्यू सागर अदानी को नेमली एलिस्ट किया एक इंडैक्टमेंट में, जिसकी वजह से टोटल अदानी ग्रुप के सभी स्टॉक्स में गिरावट दर्ज की और अदानी ग्रुप की टोटल मार्केट कैप में से 2.8 लाख करोड़ एक ही दिन में वाइप आउट हो गया. इसी दिन हमने अपना बॉटम बनाया और टेक्निकल लैंग्वेज में जब भी मार्केट्स किसी बैड न्यूज़ पे बॉटम बनाते हैं तो उसे हार्ड बॉटम कहते हैं. वहां से हमने 1000 पॉइंट की रिकवरी रैली दिखाई और उसी के बाद 23 नवंबर को जब महाराष्ट्र में बीजेपी लेड अलायंस ने एक लैंडस्लाइड विक्ट्री दर्ज की तो उससे मार्केट के पॉजिटिविटी सेंटिमेंट आए और मार्केट ने 1000 पॉइंट्स की रैली दी. हालांकि वहां से भी लगातार हम 24,350 लेवल्स को ब्रीच करने का अटेम्प्ट करते रहे पर उसके ऊपर बंद नहीं हो पाए. थैंक यू शौर्य सर. निफ्टी 50 की बात हो गई. वी नो कि बहुत सारे स्टॉक्स में निफ्टी 50 में गिरावट हुई, लेकिन इट वाज लोअर एज कम्पेयर टू व्हाट हैपेंड इन द मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्सेस. कुछ सेक्टर्स थे एज वी ऑल नो, डिफेंस एंड रेलवेज, जहाँ पे जो गिरावट थी वो बहुत ज़्यादा थी. स्टॉक्स आर नाउ डाउन 40-40%.
So let's understand what matters more, जहाँ पे retail participation ज़्यादा है, that is the mid and small cap index. So Shoy sir, tell us about what happened in the mid and small cap index and how they behaved. Actually, we have discussed more on Nifty because it is the main constant index of the Indian markets. But definitely, जैसा कि small cap index और mid cap index जो कि broader indices हैं और retail का सबसे ज़्यादा portfolio वही रहता है, उनमें काफ़ी टाइम से एनालिस्ट का कहना था, मानना था कि काफ़ी वैल्यूएशन जो है फेयर नहीं है, ओवर वैल्यूड हैं और फ्रॉड डेवलप हो गया है. इन दोनों इंडाइसेस ने भी अपने 52 वीक हाई से 12% तक का करेक्शन दिया, जहां निफ्टी ने 10% का करेक्शन दिया. इन सभी इंडाइसेस में बैंक निफ्टी देखा जाए तो थोड़ा रेजिलेंट रहा, हालांकि उसने अपवर्ड रैली में भी इतना फुल हार्टेडली पार्टिसिपेट नहीं किया था. इसी के साथ जब डाउनफॉल में भी करीब 7.5-8% का करेक्शन बैंक निफ्टी ने 52 वीक हाई से दिखाया. So we saw कि RT index केवल 2.9% गिरा था, which was the hated sector for all the market analysts. And similarly banking भी 5 to 6% का करेक्शन दिखाया था, which is lower as compared to other indices. So overall thank you शौर्य सर, हम सबको डराने के लिए and investors को डराने के लिए. नहीं, देखिए हमारा पर्सपेक्टिव यहाँ ये है कि इन्वेस्टमेंट की कहानी में वॉलेटिलिटी और करेक्शन तो ट्विस्ट एंड टर्न है, इनसे बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए और इनसे आगे जो प्लानिंग करके निकलते हैं वही मार्केट में पैसा बना पाते हैं. So let's proceed to our next section where Aditya will tell us about the main reasons for the fall. ऐसा हुआ क्या कि after such a big rally from 4th June onwards we saw such a big decline. मतलब not big decline but it felt more because we were used to हर रोज एक पॉजिटिव रिटर्न देखने का. सो आदित्य विल टेल अस कि क्या क्या फैक्टर्स थे जो इन्फ्लुएंस हुए. हाय एवरीवन, मेजर फैक्टर्स जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो एक तो है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स Q2 FY25 में काफ़ी वीकर साइड पे रही थी ऑन ऑल 3 इंडाइसेस, मिड, स्मॉल एंड लार्ज कैप. तो हमने ये देखा कि 36 ऑफ द BSE 500 कंपनीज हैव रिपोर्टेड प्रॉफिट प्लंजेस ऑफ मोर देन 50%. 36 कंपनीज का 50% से ज़्यादा नेट प्रॉफिट गिर के आया है Q2 FY25 में. तो लीडिंग ब्रोकरेज फर्म JM फाइनेंशियल के स्टॉक रिसर्च बास्केट ऑफ विच कंप्राइजेस ऑफ अराउंड 230 कंपनीज, और उन्होंने उसमें ये पॉइंट आउट किया कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज के जो नंबर्स हैं वो शॉर्ट ऑफ एस्टिमेट्स रिपोर्ट किए गए हैं. एंड मूविंग ऑन टू EPS रिविजन, 66% कंपनीज ने अपना EPS रिविजन को डाउनग्रेड किया है, जिसमें से 36% कंपनीज के जो EPS रिविजन है वो मोर देन 5% से ज़्यादा डाउनग्रेड हुए. अराउंड 20% कंपनीज के 8% से ज़्यादा डाउनग्रेड हुए एंड अराउंड 10-15% की कंपनीज के EPS रिविजन 10% से ज़्यादा डाउनग्रेड किए गए हैं. यानी आदित्य कहना एकदम सही हुआ कि कंपनीज के Q2 अर्निंग ने ही इंडिया की Q2 GDP की फाउंडेशन तय कर दी थी. डेफिनेटली मोमेंटम बहुत स्लो होता हुआ नज़र आ गया था Q2 में, तो आई थिंक दैट हैज़ रिफ्लेक्टेड इनटू द GDP नंबर एज वेल. And also Adi, tell us about valuations, because I feel like mid and small cap index में what was happening is everyone was pricing the stocks to perfection. मतलब कोई भी गलत न्यूज़ factored in नहीं थी कि कुछ हो सकता है, या फिर there are certain risk factors को avoid किया जा रहा था. So I think valuation compression उस सेंस में हुआ है, लेकिन you will give us details. डेफिनेटली केशव एंड शौर्य सर, वैल्यूएशंस वर वेरी मच लुकिंग टू बी स्ट्रेच. तो एक इंडेक्स जो हम लोग ट्रैक करते हैं विच इज़ BSE मिड एंड स्मॉल कैप 400, सो दैट कंप्राइज्ड ऑफ 400 कंपनीज. तो उसमें ये पता चला कि दैट द इंडेक्स वाज ट्रेडिंग एट अराउंड 39 टाइम्स ऑफ प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल. टू पुट इट इन पर्सपेक्टिव, ये मल्टीपल अपने 3 और 6 मंथ एवरेज से 20% ज़्यादा हायर पे ट्रेड कर रहा था. 1 ईयर एवरेज के 35% ज़्यादा मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा था. एंड फ्रॉम द 2 ईयर एवरेज द मल्टीपल वॉज हायर बाई 50%. वैल्यूएशन डेफिनेटली सीम्ड अ लिटिल स्ट्रेच, क्योंकि जो इस इंडेक्स की अर्निंग्स थी, the EPS has grown by a CAGR of only 15% for the last 2 years. So Eddie, just to add on to what Eddie has explained right now, just to put it in context, निफ्टी 50 के टॉप 10 कंस्टिट्यूएंट्स इस करेक्शन में 15 से 25% तक रेट हो चुके हैं, जो कि लीड किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, जो कि अपने 52 वीक हाई से 25% तक रेट हो चुका है. डेफिनेटली सर, ये सारे रीजंस तो हैं. इसके साथ साथ आई फील की जो सप्लाई ऑफ पेपर होती है वो बहुत ज़्यादा हाई थी फ्रॉम द साइड ऑफ FIIs एंड एज वेल एज द इनकमिंग IPOs, बिकॉज वी हैड FII सेलिंग एक साइड से और दूसरी साइड से IPOs. तो जो मार्केट की लिक्विडिटी थी उसमें क्रंच होना स्टार्ट हो गया था. साथ ही साथ में आई वांट आप लोग की जाने कि FIIs ने छोड़ो इंडिया छोड़ो मूवमेंट लगा रखा है इस साल, एंड पिछले साल भी हमने देखा, बट इस साल वो और ज़्यादा एग्रीवेट हो रहा है अभी तक, विच इज़ ऑपोजिट टू व्हाट मार्केट एनालिस्ट सेड. तो मतलब ये कि जब हम उनको भगाना चाह रहे थे तो भाग नहीं रहे थे, और अब जब बुला रहे हैं तो आ ही रहे हैं. हाँ जी, बिकॉज इस साल आप देखें तो इसी साल उन्होंने 2.87 लाख करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं इन द कैश मार्केट इटसेल्फ,
and in the October month they sold 1.14 lakh crores of Indian equities, and in November also, even after the Maharashtra elections, the number came out to be 45,000 crores. And if I'm not wrong, on the last day of November expiry, they have sold more than 11,000 crore rupees. दोनों ही months ये one of the highest months रहे हैं, I think. Definitely. So even like whatever the good information coming to the market, FIs have not changed their selling stance as of now. Also, I want to highlight कि एक बहुत बड़ा reason है जो people do not factor in, because हम इतनी upward trend में थे कि global situation बहुत ख़राब हो रही थी from 4th June onwards only. तो global markets में pressure था उस समय, but India was on its way ahead. वो हर दिन एक नया high बना रहा था. So एक global uncertainty वाला factor अब hit हुआ है जब market थोड़ी weak हो गए हैं. So Shaurya sir will tell us more about the global uncertainty and geopolitical situation around. So actually, I would start with this comment that we are really living in a very interesting era when two major conflicts are going on since past 2 years, and we are continuing our normal lives. All other markets are doing as if there is no effect of the conflict. So सबसे पहले जो कि पिछले साल अक्टूबर में जब इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, उसके बाद उसमें लेबनान, ईरान सब शामिल हुए, और रिसेंटली जब उनकी सीज फायर की जो टॉक्स चल रही थी वो भी डिस्टर्ब हो गई हैं. सो ऑलमोस्ट पिछले 1.5 सालों से इजराइल डिफरेंट फ्रंट्स पे लड़ाई कर रहा है, जिसमें यूएस का भी से है, बिकॉज यूएस में इजराइल की लॉबी बहुत स्ट्रांग है, एंड यूएस ऑलवेज हैज़ बीन अ वेरी स्ट्रांग सपोर्टर ऑफ इजराइल. साथ ही ईरान और मिडल ईस्ट कंट्रीज जो हैं वो एक तरफ हैं, बट अभी तक भी इस कॉन्फ्लिक्ट का कुछ रिजल्टेंट सामने नहीं आया है, और अभी भी स्टिल दे आर फाइटिंग ऑन ऑल द फ्रंट्स. एंड डेफिनेटली सर, जब मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम्स हैं तो एक प्रॉब्लम ऐसी है जो इंडिया को बहुत डीपली इफेक्ट करती है, वो है ऑयल. डेफिनेटली, बिकॉज इंडिया इज ए नेट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल, एंड हमारी इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा किसी कमोडिटी से अगर फर्क पड़ता है तो वो क्रूड ऑयल ही है. और इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते हुए रेड सी में होने वाले डिस्ट्रप्शन की वजह से इंडिया में क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ सकती थी, पर हालांकि इस कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद भी क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है वो कभी भी $85 के ऊपर नहीं गई, और मोस्ट ऑफ द टाइम $80 के नीचे ही ट्रेड करती रही, विच इज़ अ बिग पॉजिटिव फॉर द इंडियन मार्केट्स. एंड द इंडियन गवर्नमेंट हैज आल्सो बीन strong enough to put forward their point and to buy the crude oil from the Russia. Definitely. And also Shaurya sir, भले ही इंडियन गवर्नमेंट ने स्ट्रांगली हैंडल किया है, लेकिन अब रशिया यूक्रेन की भी सिचुएशन हमें मॉनिटर करनी होगी. सो व्हाट इज हैपनिंग देयर? सो रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट भी पिछले ऑलमोस्ट 2 सालों से चल रहा है. फर्स्ट टाइम 2022 में रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था. उसके बाद से नेटो और यूएस के सपोर्ट से यूक्रेन लगातार रशिया से फाइट करता रहा है, और अब ये फाइट जो है ऐसे मोमेंट पे पहुंच गई है जहां जिससे आगे मुझे लगता है कि बिकॉज नाउ डोनाल्ड ट्रंप हैज़ कम टू द पावर, हु इज कंसिडर्ड टू बी ए नो नॉनसेंस गाय, एंड वो हमेशा से जो कहते हैं वो करते आए हैं, और उनका मानना है कि वॉर्स में यूएस का कोई पार्टिसिपेशन या रोल नहीं दिखता है. तो अगर ऐसे में अगर यूएस अपनी फॉरेन एड बंद कर देता है यूक्रेन को, तो मुझे लगता है ये मैटर बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा, और आई थिंक ये रशिया के फेवर में जाना चाहिए. सो नाउ लेट्स प्रोसीड एंड थिंक कि फ्यूचर क्या होगा, बिकॉज इन दिस मार्केट सिचुएशन इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि क्या हो चुका है, बट डेफिनेटली आगे क्या है मार्केट्स के लिए. सो आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि डेफिनेटली इन दिस मार्केट जब नेगेटिव ट्रिगर्स बहुत सारे हैं बट पॉजिटिव ट्रिगर्स नहीं है, तो एक ऐसा ट्रिगर है बहुत बड़ा जिसने ये पूरे मार्केट रैली को बनाया है, विच इज़ द इंफ्रा बूम, विच इज़ रिलेटेड टू द गवर्नमेंट केपेक्स. इस साल के बजट में गवर्नमेंट हैड एलोकेटेड अबाउट 11.11 लाख करोड़ इन केपेक्स. आउट ऑफ दिस दे वर सपोज कि वो हर महीने 92,000 करोड़ की प्राइवेट केपेक्स करेंगे, बट they were running at 60,000 crores because of general elections and the state elections that were going on. And also prolonged monsoon was also a reason for that. Definitely वो एक प्रॉब्लम होती है जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हो तो मानसून में there is a lag. So now for the remaining part of the year they have to spend at 1.15 lakh crores because पहले उन्होंने 60 के रन रेट पे ही करा for the first 5 months of the fiscal year. So ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर है जो मार्केट में हम देख रहे हैं होते हुए, बिकॉज आई थिंक ऑलरेडी इट हैज़ स्टार्टेड कि बहुत इंफ्रा कंपनीज को, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गया है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड एज वेल, एंड मेनी कंपनीज आर ऑल्सो रेजिंग फंड्स थ्रू QIP which is being successfully and that is being used for private capex जो probably third and fourth quarter में kick in करना start करेगा. along with this एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जो second half की earnings होती हैं they are better than the H1 earnings because of the festive seasons in India. This is not common worldwide because ये global markets में ऐसा नहीं होता, लेकिन Indian markets में ऐसा होता है कि second quarter, third and fourth quarter की earnings are stronger. But एक चीज़ please remember
कि भले ही मार्केट एनालिस्ट एंड सब लोग ये कह रहे हैं कि अर्निंग्स बेटर होंगी, बट वी विल ऑल्सो बी कम्पीटिंग अगेंस्ट अ वेरी हाई बेस in the Q3 and Q4 of last year. So that was it for the future insights. And let's proceed to our spotlight of the video. Adi, let's talk about the important sectors with strong and weak earnings in the Q2. So I'll put the weak sectors out first ताकि बुरी न्यूज़ पहले साइड में हो जाए. तो couple of weak sectors, firstly rightly pointed out by Shaurya sir and Keshav, that a very important commodity for us and Indian companies is crude oil. So I would like to bring FMCG sector in the spotlight firstly, जहाँ पे कंपनीज ने बहुत टीपिड सेल्स ग्रोथ रिपोर्ट करी, इंडस्ट्री लीडिंग कंपनीज ने बहुत टीपिड सेल्स ग्रोथ रिपोर्ट करी, एंड दे हैव गाइडेड फॉर अ मार्जिन कंप्रेशन एज वेल बिकॉज ऑफ राइज इन इनपुट प्राइस. तो इनपुट प्राइस यहाँ पे क्रूड ऑयल ही है. तो जैसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैव बीन वेरी वॉलेटाइल सिंस द पास्ट 2 years owing to the geopolitical tensions. So these companies have guided for margin compression. Second sector, it was a darling sector since the last 3 to 4 years, which is microfinance. तो microfinance sectors में अभी काफ़ी headwinds चल रहे हैं where credit costs are increasing, loan growth is decreasing. तो ये पूरा ही mixture is a recipe for disaster in microfinance sector. And MFI, the leading industry, has also revised down their guidance for loan growth, जो एक टाइम पे 22 से 24% कैगर की गाइडेंस थी. That has revised down to just 8 to 12%. On the other side, I think जो market participants है, they should see opportunities in the companies that performed well in the weak Q2, because जो company एक खराब क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म कर रही है, it develops a positive outlook for the market in the stronger quarters. So डेफिनेटली इसमें तो केशव कोई दो राय नहीं है कि जिन स्टॉक्स ने इस Q2 में भी अच्छा परफॉर्म किया है और रेजिलिएंट शो किया है, वो जब भी पिकअप रैली आएगी ये सबसे आगे होंगे. डेफिनेट है, वो हम खुद ही नोटिस कर रहे हैं. अभी भी मार्केट फॉल में ज़्यादा कंपनीज जो लगातार ऑल टाइम हाईज लगा रही हैं, बिकॉज द अर्निंग्स आर सो स्ट्रॉन्ग इन दो सेक्टर्स. सो आदित्य विल टेल यू अबाउट दो सेक्टर्स. So couple of sectors like data centers and luxury consumption. तो data center is the sector is already in a massive boom. US में आप देख सकते हैं Nvidia का क्या हाल चल रहा है and all data center companies का क्या हाल चल रहा है. And even in India where the theme is very small right now, but the industry is planning to add 600 megawatts of capacity from 2024 to 26. 600 megawatts is nearly even more than 50% capacity, क्योंकि current capacity is 900 megawatts, around 900 megawatts. So data center is one. Second is luxury consumption, which is luxury automobiles, luxury clothing, watches. We can see companies like Titan, Ethos, and some other companies in luxury consumption. Jewelry companies such as PN Gadgil, Senco, Sky Gold. Many companies have reported upward guidance. ऐसे इंडस्ट्री मॉल में भी जहाँ पे अर्निंग्स बहुत ज़्यादा वीक हो रही है, कैपेक्स बहुत कम जा रहा है गवर्नमेंट का, and EPS revisions have been downgraded as mentioned earlier. Companies in these sectors have been reporting an upward guidance, so they have risen their guidance, which is a very positive sign for the sector and as well as the companies. But Aditya, like I was just listening to Economic Advisor day before yesterday, and he was saying कि बहुत क्लियरली उन्होंने बताया कि जो फर्स्ट हाफ है उसमें हमारी इकोनॉमी डेफिनेटली स्लो डाउन देखा गया है, पर देन इस क्वार्टर को उन्होंने वन ऑफ बोला है. उनका कहना है कि सेकंड थर्ड क्वार्टर से ऑनवर्ड्स हमारी डिमांड फिर से जो है पिकअप करने लगेगी, और इसके ऑलरेडी जो है साइंस रूरल इकोनॉमी में दिखने लगे हैं. इस पे कुछ आप कहना चाहेंगे? हाँ, मतलब वेरी राइटली पॉइंटेड आउट कि फर्स्ट हाफ में जो केपेक्स बहुत कम था एंड थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बूम थोड़ा स्लो डाउन हो गया था. So that has been regarded as a one-off, क्योंकि we can see कि many infrastructure companies, many government-related construction companies, they have also started getting orders. So mostly the order ranges are in the time frame of 3 to 4 years, 2 to 3 years. So short-term orders, maybe the capex is starting to ramp up again. But definitely there is some pressures कि भले ही रूरल इकोनॉमी में थोड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बट द वाइडर पब्लिक जो एक्चुअली कंजम्पशन ड्राइव करता है इंडिया में, विच इज़ द मिडिल क्लास, वो एक प्रेशर में है. बिकॉज ऑन वन साइड हमारे पास बहुत हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं, दूसरी साइड यू हैव वेरी हाई इन्फ्लेशन एज वेल. सो ये जो दोनों कॉम्बिनेशन होता है, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कोई भी गवर्नमेंट को फिगर आउट करने के लिए, बिकॉज देर आर चैलेंजेस जो फिजिकल पॉलिसी को केटर करना पड़ेगा, लाइक हाई इनकम टैक्सेस, लाइक हाई GST numbers, and also on the you have the monetary side, जहाँ पे RBI is maintaining its stance of high interest rate. थोड़ा सा easing is very important for the economy ताकि वो चलती रहे properly.
So let's finish this with some important guidelines for investors जो शौर्य सर हमें देंगे. मैं सभी फेलो इन्वेस्टर्स से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी एक गेम की तरह चल रही है जिसमें आपको बहुत हड़बड़ी में बार बार डिसीजन लेने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये सही नहीं चल रहा है. बिकॉज इन्वेस्टमेंट जर्नी आपकी लॉन्ग टर्म इवेंट है जो कि आराम से, पेशेंस के साथ और फुल कन्विक्शन से चलनी चाहिए. कभी भी आप ये ना सोचें कि आप आज पैसा लगा रहे हैं वो कल बन जाएगा. आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करें और उन्हें समय दें आगे बढ़ने का. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अपना टाइम होराइजन और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन पे ध्यान दें. अगर आपका टाइम होराइजन 5 साल 10 साल का है तो आपको छोटे मोटे करेक्शन और वॉलेटिलिटी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए. और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन पे आपका ध्यान होना चाहिए. आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन हो ताकि वो आपको स्टेबिलिटी और ग्रोथ का एक कॉम्बिनेशन दे सके. अभी हम रिसेंटली ये भी देख सकते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच में नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो गई है एडवाइजर में. मतलब कोई बोलता है कि खरीद लो, कोई उसी को बोलता है कि बेच दो. डेफिनेटली एडी, मतलब आजकल तो ट्रेंड ऐसे चेंज हो रहा है जैसे गूगल ट्रेंड चेंज होते हैं. कभी बोलेंगे खरीद लीजिए, कभी बोलेंगे बेच दीजिए. और सबसे बड़ा प्रॉब्लम रिटेल इन्वेस्टर के साथ है कि वो उस कंफ्यूजन में गलत डिसीजन ले लेता है. तो हमारी एडवाइस तो आपको यही रहेगी कि आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में धीरे धीरे पर एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाएं और उसे लंबा समय दें. Thank you investors. See you next week. थैंक यू. थैंक यू सो मच.